क्लास 12 ज़ूलॉजी के टेली क्लास के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसाक, लेक्चरर ज़ूलॉजी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल। ये पहला लेक्चर होगा आपका और ये चीज़ यूनिट फर्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 का जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है उसको मैं ब्रीफली आपके सामने रखता हूं। आपके सिलेबस में 4 यूनिट है ज़ूलॉजी के। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा बाकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पढ़ने के बाद इसमें और एक जो चैप्टर है इसी के अंदर वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज के बारे में, हेल्थ डिजीजेस के बारे में आपको बताया जाएगा। आपका जो सेकंड यूनिट है वो है आपको दो चीजों पे, एक है आपको जेनेटिक्स और उसके अलावा दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे इवोल्यूशन, जिसमें आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के अलावा इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके अलावा आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन की इवोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको इसमें स्टडी करनी है। आपका जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड जो है उसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसमें आपको सबसे पहले इम्यूनोलॉजी स्टडी करनी है। इसके बाद आपको ह्यूमन के जो कॉमन डिजीज है उसके बारे में है, और उसके अलावा बाकी जो एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, उनके बारे में भी आपको इसमें स्टडी करनी है। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के बारे में आपको स्टडी करनी है। और जो आपका लास्ट यूनिट है दैट इज रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आज के जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बाकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है। तो ये पूरा जो है 35 मार्क्स के हैं, और रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ने एक नया पैटर्न दिया, सीबीएसई पैटर्न, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको ऑप्ट करनी है। तो सबसे पहले यूनिट की तरफ हम चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल ये आपको स्टडी करनी है, लेकिन इसके बाद जो आपको स्टडी करनी है जो हम आज यहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है, क्या है इसका मतलब, यहाँ पे मैं ब्रीफली लिखता हूं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जर्म सेल्स, यानी कि गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स इन द germinal epithelial cells of gonad, that is testes and ovaries। इनमें जो germ cells या reproductive cells बनती है for the purpose of reproduction, that process is called as gametogenesis, which on the basis of gender can be divided into मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेल का गैमीट फॉर्मेशन, विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? जैसे मैंने आपको इस डेफिनेशन में आपको बता दिया कि जो डिप्लॉइड सेल्स होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स होती है, पहले गोनेड के अंदर जो सेल्स होती है, दे आर एक्चुअली डिप्लॉइड, वो डिप्लॉइड सेल्स होती है। डिप्लॉइड सेल्स मींस विच हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसके बाद वहां से जो जर्म सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब हो गया जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ। तो इसको हम कहते हैं
जब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे लिखा जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट्स। तो मेल गेमीट्स कहां से बनेगा? टेस्टिस से बनेगा, विच इज द मेल गोनेड। इसको हम मेल गोनेड कह सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट स्टेप्स। तो सबसे पहले इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ spermatid, number first, and number next is spermiogenesis. ओके, तो यहां पे आप देखें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पहला पार्ट है और स्पर्मियोजेनेसिस है। अब ये जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड बनना जो है दैट हैज बीन डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 स्टेप्स, 1, 2 and 3। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, उसके बाद आ जाता है ग्रोथ फेज, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है मैच्योरेशन फेज, जिस दौरान एक कंप्लीट सेल जो है जो जर्मिनल एपिथेलियम में होती है वो एक रिड्यूस्ड या हैप्लॉइड सेल बन जाता है मैच्योरेशन फेज में, और अल्टीमेटली वो बन जाता है स्पर्मेटिड। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड है अल्टीमेटली डिवाइड चेंज हो जाता है इनटू ए मोटाइल स्पर्म। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, जो हम यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बताएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो स्पर्म है वो कहाँ बनती है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मेल का गोनेड है दैट इज द टेस्टिस, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, उसको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होती है विच आर कन्वोल्यूटेड इन नेचर और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसका जो वॉल होता है वहां पे होता है जर्मिनल एपिथेलियम। वहां पे क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम के, वहां से बनना शुरू हो जाता है स्पर्म का प्रोसेस, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये जो है इसमें से फॉर एग्जांपल कोई सेल जो है, ये वाला सेल जो है, ये अगर इसको अगर स्पर्म बनना है तो सबसे पहले क्या होगा? पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे आपको बता दिया मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे ये वाला सेल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2n। 2n का मतलब हो गया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। यहाँ पे डिवीजन हो जाता है जिसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, और इस तरह से आइडेंटिकल सेल जो है वो बन जाती है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा बल्कि इसकी पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स जो है वो बढ़ेगा। और इसी तरह से और डिवाइड होगा फिर से माइटोटिक डिवीजन, और इस तरह से भी बहुत सारे सेल्स बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हमेशा 2n रहेगा। और ये जो नंबर ऑफ सेल्स बन जाती है उसमें से तकरीबन बहुत सारे सेल्स में से तकरीबन 50% जो सेल्स हैं वो जो है स्पर्म बनना शुरू करेगी। उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जिनमें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है। दैट मींस 2 सेट्स होती है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यू नो कि अब में 46 क्रोमोसोम्स होती है, तो 46 क्रोमोसोम इन सब में प्रेजेंट होती है क्योंकि ये माइटोसिस के जरिए, इक्वेशनल डिवीजन के जरिए डिवाइड हो जाता है। ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ फेज। अब इसके बाद क्या हो जाता है? जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स है उनमें ग्रोथ हो जाती है। यहां पे आप लिखेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ये जो ग्रोथ फेज है उसमें क्या हो जाता है? इनमें जो कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो उसको एक्यूमुलेट किया जाता है, जमा किया जाता है,
और उस वक्त भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, और इस तरह से हम यहाँ पे इस पूरे फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो नाम हम रखेंगे उसको हम रखेंगे प्राइमरी सुपरमेटोसाइट। प्राइमरी सुपरमेटोसाइट इसको हम कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या आ जाएगा, मैच्योरेशन फेज आ जाएगा। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के दौरान ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम प्राइमरी सुपरमेटोसाइट कहते हैं, ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स। ये मैच्योरेशन फेज है। यहां से ये हो गया आपको मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जिस दौरान जो मेन चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज मियोसिस। मियोसिस आप जानते हैं कि मियोसिस में 2 स्टेप्स होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उस वक्त ये जो सेल है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट that divides into 2 cells, almost equal cells, and these 2 cells are called as, इनका नाम हम रखेंगे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स बनती है। यहां पे खास बात यह है कि मियोसिस फर्स्ट में जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम था दैट मींस डिप्लॉइड था, अब ये रिड्यूस हो जाता है बिकॉज मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, सो इट रिड्यूसेस इनटू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक ही सेट रहता है, इसको हम हैप्लॉइड सेल कह सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम जो है सुपरमेटोजेनेसिस में सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट कहते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद इसी मैच्योरेशन फेज में दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस सेकंड। जिस वक्त यहाँ पे एक इसके 2 डॉटर सेल्स और इस सेल के भी 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, तो इसका मतलब हो गया एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट 1 2 3 4 यहाँ पे डॉटर सेल्स मियोसिस सेकंड के बाद, ये हो गया मियोसिस सेकंड के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। और इस वक्त हम इसको, जैसे इसका नाम प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, इसको सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, ये एक हिसाब से टर्शियरी सुपरमेटोसाइट है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है और इसको हम कहते हैं सुपरमेटिड। इसको कहते हैं सुपरमेटिड। और इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, जैसे आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे n है, तो यहाँ पे मायोसिस सेकंड है वो फिर से इक्वेशनल डिवीजन होता है, इस वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा जो सेकेंडरी में था, इसलिए यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हर किसी में रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये अभी सुपर्म तो नहीं बना है लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो सुपरमेटिड है। और जो हमने आपको बता दिया था कि ये जो फेज है मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज खत्म होने के बाद सुपरमेटिड बन जाता है, ये प्रोसेस तमाम हो गया। इसके बाद जो 20 पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट जो था वो था सुपरमियोजेनेसिस। सुपरमियोजेनेसिस ये टर्म अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है, सुपरमियोजेनेसिस का मतलब हो गया ये, जैसे कि आप यहां पे थोड़ा सा लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल एक्टिव sperm from non-motile supermatid। non-motile जो supermatid है जो आपके सामने यहाँ पे है, उसके बाद उसमें से चेंज होकर एक नया स्ट्रक्चर बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज द सुपरमियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुपरमियोजेनेसिस कहते हैं। ये याद रखें आप लोग। यानी कि ये जो नॉन मोटाइल सुपरमेटिड है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है और उसमें काफी चेंजेस आ जाती है, सो दैट
ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है और एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जैसे ये 4 स्पर्मेटिड हैं, तो 4 ये जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, चारों चीजें। तो इसको हम कहते हैं स्पर्म, which can also be called as spermatozoa because it is an animal like structure। और इस पूरे प्रोसेस को कि जिसकी वजह से ये हो जाता है, that is called as the spermiogenesis। That means these are spermatids with n number of chromosome and these are sperm with n number of chromosome। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसके शेप में और इसके में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब क्या क्या चेंजेस होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि विच चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो उस चेंज में यानी कि पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, अब उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या चेंजेस आती है, तो उसमें बहुत ही ब्रीफली आपको बताएंगे कि सबसे पहली बात जो है, जो एक चीज है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जाम्पल उसमें जो डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है जिसके लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है, और उसके अलावा जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो और भी जो कंटेंट्स होती है न्यूक्लियस में, वो सारा डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे क्या चेंज होती है, एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जो गोल्गी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है, दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड, उसमें भी कंडेंसेशन हो जाती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या चीज है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल बन जाता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर इन द हेड पोर्शन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसमें स्पर्म लाइसिन्स होती है। स्पर्म लाइसिन्स, these are those enzymes which are needed at the time of fertilization to penetrate the walls of the ovum। फीमेल गेमीट के जो वॉल्स होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, उनको पेनिट्रेट करने में ये हेल्प करती है। दे आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसिन्स व्हिच आर एक्यूमुलेटेड इन द एक्रोसोम। उसके अलावा और एक चीज आप याद रखेंगे वो ये है, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस स्पर्मेटिड के बाहर से वो रहता है, वो इस पूरे स्पर्म को कवर कर देता है। वो हो गया आपको स्पर्म जो है उसका एक तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिटेन होता है, वो पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर देता है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखें इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है और ये तकरीबन जो टेल रीजन है सिर्फ वहां तक ही महदूद रहता है और हर किसी जगह एबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा और एक चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दे आर अरेंज्ड इन द मिडिल पीस रीजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इन अ स्पाइरल रिंग फैशन। स्पाइरल रिंग फैशन में वो अरेंज हो जाता है और उसको हम निबंकन कहते हैं। वो आप टर्म याद रखेंगे, निबंकन। निबंकन is nothing but the arrangement of mitochondria in the middle piece region of the spermatozoa। Okay, so these are the changes जो कि इस स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होती है, ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान होती है। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस होती है कि जिसकी वजह से ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है इनटू एन एक्टिव स्पर्मेटोजोआ। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफली हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन में जो स्पर्म है, आपको जैसे बता दिया कि ये जो स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे सिंपली आपको बता दिया, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको बता दिया कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस जो है वो हेड रीजन में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे इस तरह से आप न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वहां पे एक नॉच आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक नॉच होता है और उसके बाद ये आप याद रखेंगे यहाँ पे
क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। दूसरी बात जो है यहाँ पे और एक चीज जो है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ this structure, a cap-like structure over the nucleus, and this structure is the acrosome, जिसके बारे में आपको बता दिया कि it is transformed from the Golgi and contains enzymes, sperm lysins होती है। और इसके बाद और एक चीज जो यहाँ पे होती है, they are the centriole। आप जानते हैं कि एनिमल सेल में 2 centrioles are present there, और इसमें से जो centrioles है, one is this centriole, one is this centriole, और जो सबसे पहले वाला ये वाला जो centriole है, this is called as the proximal centriole, और उसके बाद दूसरा जो ये वाला centriole है, this is the distal centriole। this is the arrangement। उसके बाद और एक चीज जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, that is the presence of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, यहाँ पे इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो डिस्टल सेंट्रियोल है, वहां से एक एक्सिस यहाँ पे इस तरह से ट्यूब्यूल्स का, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का बनती है, जो इस पूरे स्पर्म का एक्सिस बनती है इस तरह से, और इसके आसपास से यहाँ पे एक आपको बता दिया कि स्पाइरल अरेंजमेंट होती है। इसके अंदर जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अरेंज्ड है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया कि इसको निबंकन कहते हैं, ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा इसके यहाँ से इसके बाद जो है यहाँ पे आप एक लॉन्ग टेल देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, दिस इज द टेल। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द हेड पोर्शन। यहाँ से जो नॉच है, यहाँ पे जो बॉटल नेक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द नेक ऑफ द स्पर्म। यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द मेन बॉडी, दैट इज कॉल्ड इज द मिडल पीस, एंड यहां से लेकर यहां तक जो है, दिस इज द टेल पीस। तो यहां पे आप देखें कि यहां पे हेड भी है, नेक भी है, बॉडी भी है और टेल भी है, इसीलिए एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सुपरमेटोजुआ कहते हैं, बिकॉज जुआ मीन्स एनिमल, दिस इज एन एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप अगर हम इसको लेवल करते आएंगे तो एक्रोसोम, जिसके बारे में आपको बता दिया कि इट कंटेन्स एंजाइम्स, स्पर्म लाइसिन्स, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बारे में आपको बता दिया कि इट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस। और इसके अलावा यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है, और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये क्या करता है, ये स्पेंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती है जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग जाइगोट डेवलपमेंट। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दैट फॉर्म्स द एक्सोनीम, दैट मीन्स द एक्सियल फिलामेंट जो है वो बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम और जुले। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव उठाया गया कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलाया जाए और डीडी काशिर से इनको टेलीकास्ट किया जाए, तो इसी सिलसिले में हम कारगिल से पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अली, लेक्चरर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल, मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ और आपको कैलकुलस से शुरू करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल हम कैलकुलस के बारे में
जानेंगे कि ये कैलकुलस होता क्या है। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस जो है वो कवर करता है, तकरीबन 45%। तो इसी सिलसिले में आज का मेरा जो पहला टॉपिक जो होगा वो कैलकुलस से शुरू होगा। तो ये लफ्ज़ कैलकुलस जो है ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं, तब्दीली के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने आसपास जो है हर जगह जो है चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े होते रहते हैं, हमारे गाड़ी जो जब चलाते हैं तो उसका जो स्पीड जो है वो चेंज होते रहते हैं। हमारे मोबाइल पर हम डाउनलोडिंग करते हैं मूवीज़, तो वहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। तो कैलकुलस जो है इसके पीछे जो है मेनली दो आइडियाज होते हैं। वन इज कॉल्ड इट डेरिवेटिव एंड अदर इज कॉल्ड इट इंटीग्रल। अब ये डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। और इसी के मुकाबले में इंटीग्रल हमें ये बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, यानी कोई चीज कितनी तेजी के साथ जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा हिस्ट्री सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डेरिवेटिव की शुरुआत जो हुई थी वो तकरीबन 1600 सदी में इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ था। डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट वहां से उभरा था। और जो इंटीग्रल का कंसेप्ट जो है वो यूनान से शुरू हुआ था, ग्रीस से, कुछ 250 बीसी यानी हजरत ईसा से 250 साल पहले। लेकिन कमाल की बात ये हो गई कि ये जो दो कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग जगह पर डेवलप हुए और अलग अलग टाइम फ्रेम में डेवलप हुए। तकरीबन 1800 साल का फर्क जो है इन दोनों के बीच में है। लेकिन बाद में जब हमने 17वीं सदी में लिबनीज वगैरह ने देखा तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड निकले, यानी इनमें एक रिलेशनशिप निकला। और वो एक कमाल का रिलेशनशिप था हमारे पास कि उस रिलेशनशिप ने हमारी जो मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स वर्ल्ड जो है ना, इसको पूरा चेंज कर दिया, इसके सिनारियो को ही पूरा तब्दील कर दिया। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। बाकी जो इसके जो मेथड्स और रूल जो है वो तो आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, इन्हीं के मेथड्स के बारे में। तो फिलहाल हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रल, होता क्या है एक्चुअल में, और डेरिवेटिव होता क्या है। तो आप देखेंगे डेरिवेटिव क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितनी तेजी के साथ कोई चीज चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज जो है दो तरह की का होते हैं। एक हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये यहां पर जो दूसरा चेंज यहां पर है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही हमारा डेरिवेटिव होता है एक्चुअल में। अब ये रेट ऑफ चेंज होता है तो हमने पहले ही कहा कि जब चेंज तो होना है इसमें, तो व्हेनेवर समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो जब तक कोई दूसरे चीज की तुलना में, दूसरे चीज के मुकाबले में चेंज नहीं हो रहा होगा तब हम उसको चेंज नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर आप मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आपके फ्रेंड के मुकाबले में आपका चेंज नहीं हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना कंपेयर बाहर चलते हुए किसी गाड़ी के साथ करेंगे तो उस गाड़ी के मुकाबले में आप दोनों जो है वो चेंज हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक चीज चेंज हो रहा है और किसी दूसरे चीज के मुकाबले में चेंज हो रहा है। इन दो आइडेंटिटीज के बीच में, इन दो इंटिटीज के बीच में हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो रिलेशनशिप क्या होगा? इस पहले में कितना चेंज आया, अगर हम उसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे में कितना चेंज आया सेकंड में, उसको अगर हम डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, ये हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कार है जो आप घर की तरफ चला रहे हैं, तो आपने 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, आपको 200 किलोमीटर अभी और जाना है अपने घर की तरफ। तो मान लीजिए स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे गाड़ी कार में जो है कोई स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ है, स्पीड नाम का कंसेप्ट ही हमारे दिमाग में नहीं है। तो कितने घंटे के बाद आप घर पहुंचेंगे? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है अगर आपको स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा। इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड द टाइम टू कवर 200 किलोमीटर। वो टाइम निकालने की कोशिश करो कि 200 किलोमीटर जो आपके पास बचा हुआ है उसको कवर करने के लिए कितना है। ये इतना इजी नहीं होगा। अब ये जो चेंज जो है हम हर एक फील्ड में देखते हैं। यहां पर हमने कार का एग्जांपल लिया फिलहाल के लिए, तो यहां पर ही नहीं, आप हर जगह देखते हैं रेट ऑफ चेंज। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम ने 300 रन बनाए हैं 30 ओवर में, तो मान लीजिए रन रेट नाम का कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। रन रेट नाम का कोई चीज हमको पता ही नहीं। हमें कैसे पता होगा कि हमें कितने रन बनाने पड़ेंगे हर? तो अगर रन रेट का कंसेप्ट हमारे पास होता तो हम आसानी के साथ आंसर बता सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग वगैरह जरूरत है, 6 पॉइंट समथिंग जरूरत है, 7.5 रन पर आवर हमें जरूरत है। तो ये हर एक फील्ड में होता है, हम अलग अलग नाम से इनको जानते हैं बस। जैसे कि क्रिकेट वगैरह में हम रन रेट की तरह से जानते हैं, बैंक वगैरह में हम इंटरेस्ट रेट से जानते हैं। अब हमारा जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं वहां पर डाउनलोडिंग स्पीड हम उसको कहते हैं कि किस रेट से हमारा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। कभी 200 KB पर सेकंड आता है, कभी 500 KB पर सेकंड, कभी 1 MB पर सेकंड आता है। तो मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ नाम से हम इस रेट ऑफ चेंज को जानते हैं। तो हम थोड़ा बहुत अब स्पीड का अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो हम स्पीड क्या मानते हैं? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि आपके डिस्टेंस में कितना चेंज आया और आपके टाइम में चेंज कितना आया। एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए एक कार है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जाना है और उससे 200 किलोमीटर सफर तय करना है। तो अगर हमारे पास स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट होता तो हम इस डिस्टेंस कवर्ड और जो टाइम लिया, इसने मान लीजिए 5 आवर का इसने टाइम लिया, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप पैदा करेंगे जो था डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, चेंज इन फर्स्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेकंड, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपने 200 किलोमीटर कवर किए हैं, इनिशियल पोजीशन पर आपका वैल्यू 0 था, तो ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस 200 - 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। मान लीजिए 5 घंटे में पहुंचा, 5 - 0, स्टार्टिंग पर 0 था, तो आपको आता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब जो है हर एक घंटे में आपने एवरेज 40 किलोमीटर का सफर तय किया है, और ये हमारा बनता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसको निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज में एक प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए आपने अपने गाड़ी को बराबर 40 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ाया। हो सकता है बीच में आपका स्पीड जो है वो 100 पहुंचा हो, बीच में आपका स्पीड जो है कभी 20 पर भी आ सकता है किसी स्पीड ब्रेकर पर। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है बहुत सारे हमारे जो रोजमर्रा की लाइफ है वहां पर काम कर जाता है, लेकिन कभी कभार जो है ये फेल हो जाता है। तो ये जो फार्मूला हमने किया ये हमें एवरेज स्पीड देता है। अब आप एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। ये एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 5 सेकंड के बाद या 5 घंटे के बाद इसका एक टक्कर होता है एक ट्री के साथ। यहां पर मैंने एक ट्री बनाया है, इसके साथ टक्कर होता है। एक सवाल एराइज होता है कि इस टक्कर के बाद उस गाड़ी का जो ड्राइवर जो है वो बच गया या मर गया, वो सरवाइव किया या मर गया, ये किस बात पर डिपेंड करेगा?
ये उसके एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। एवरेज स्पीड पर कैसे डिपेंड करता है भाई? अगर वो उस 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा तो जरूरी थोड़ा है कि स्ट्राइक के वक्त भी उसका स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर ही रहा हो। तो वो तो डिपेंड करेगा कि स्ट्राइक के वक्त उसी क्षण में, उसी पल में जब उसका स्ट्राइक हुआ था, चलो मान लेते हैं 5 सेकंड में, 5 सेकंड पर उसका स्पीड कितना था, ये उस बात पर डिपेंड करेगा। और यही हमारा सेंट्रल क्वेश्चन है डेरिवेटिव के पीछे। यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे को समझना है कि भाई जब इसने 5 सेकंड पर स्ट्राइक किया ट्री के साथ, उसी एक क्षण में, उसी एक पल में उसका स्पीड कितना था, ये हमें मालूम करना है। तो पेनफुल टू फाइंड मैंने यहां पर लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर बराबर 5 सेकंड पर आपको मालूम करना है तो आपको चेंज निकालने के लिए हमेशा 2 चीजों की जरूरत पड़ता है। 2 पॉइंट की जरूरत पड़ता है जहां पर हम चेंज बोल सकते हैं। आप यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, तो मैंने कहा कि मैंने कितना चेंज, मुझ में कितना चेंजिंग किया, मैंने अपना पोजीशन कितना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई एम स्टिल एट 1 पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहां से वहां जाऊं तो मैं बोल सकता हूं हाँ मैंने अपना पोजीशन जो है वो 5 मीटर चेंज कर दिया। तो जब भी आप चेंज के बारे में बात करते हैं तो आपको हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज चाहिए, एक क्षण पर चेंज चाहिए, 5 सेकंड बराबर पर हमें चेंज चाहिए कि भाई उस बराबर 5 सेकंड पर हमें बताइए कि कितना चेंजिंग हुआ है, कितना स्पीड रहा होगा। तो अगर आप अपना जो कॉन्सेप्ट एवरेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो कहता है चेंज इन डिस्टेंस, वो तो 0 हुआ, और कहता है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो भी 0 हुआ। तो 0 by 0 इज मीनिंगलेस, ये तो अनडिफाइंड होता है। मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरह जानते हैं कि 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए अब हमारे पास परेशानी पैदा हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था। अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे यहां पर। तो इसका आंसर देने के लिए लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, मैथमेटिशियंस ने वगैरह ने, हर किसी ने बहुत जद्दोजहद किया। तो आखिर में एक आंसर मिला, इनको कुछ जवाब मिला है इसका। थोड़ा बहुत ट्रिकी था लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल था। थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से गौर से जानना चाहें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये ट्रिकी जो आंसर जो था उसमें लॉजिक था, समझने की बात थी। वो क्या था, 3 स्टेप पर मुश्तमिल था ये। उस पॉइंट का आंसर की एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक उस 5 सेकंड पर उस गाड़ी का स्पीड क्या रहा होगा वो निकालने के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व हुए। पहला और दूसरा स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई खास मैजिक नहीं है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसमें थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा मैजिक सा है, वहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या कहता है, आप अपनी मर्जी से चुन लीजिए कोई पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ नहीं है लेकिन आप खुद एक्सेप्ट कर लीजिए कोई पॉइंट, ये मान लेता हूं मैं दूसरा पॉइंट है मेरा। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखना होगा, इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द स्पीड। ये उस पॉइंट के बहुत बहुत ज्यादा नजदीक होना चाहिए, हद से ज्यादा नजदीक होना चाहिए जहां पर हम स्पीड निकालना चाहते हैं। तो हमने चुना, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड हमारा टाइम था, तो हमने चुना 4.999, नंबर वेरी क्लोज टू 5। लेकिन मेरे लिए ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है किसी दूसरे के लिए अच्छा अप्रोक्सीमेशन ना हो, ये कहे कि 4.9999, ये ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है। सो वॉट एवर इट इज, चलो मान लेते हैं मेरे लिए ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। मैंने जो दूसरा पॉइंट चुना वो 4.999 चुना। अब सेकंड स्टेप में हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वो था हमें डिस्टेंस में कितना चेंज आ गया, डेल्टा टी, हल्का सा ही चेंज होगा क्योंकि हमने टाइम फ्रेम बहुत छोटा चुना है। और टाइम में कितना चेंज आ गया, 0.0001, और उसको हमने डिनोट किया डेल्टा टी से। अब जो थर्ड स्टेप जो है, यहां पर कुछ जादू सा होता है एक्चुअल में। चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। जो इंटरवल आपने चुना यहां पर, वो इतना छोटा चुनो कि वो बिल्कुल 0 के पास हो।
बिल्कुल जीरो के पास हो लेकिन जीरो ना हो, तो उस वक्त जो हमारा जो स्पीड जो होगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, वो होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो पढ़ते हैं इसको। लिमिट का कंसेप्ट यहीं से जनरेट हुआ था। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब यहां पर ये जो टेंड्स टू जीरो जो है ये लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको किसी क्लास में, दूसरे क्लास में लिमिट का जो क्लास होगा उसमें अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल जो यहां पर मैंने ये जो पॉइंट लिखा है यहां पर, चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, इसको डिनोट करने का ये तरीका है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का। तो डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये जो यहां पर जो हमें देता है ये स्पीड, ये जो हमें आंसर देता है ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर t इज इक्वल टू 5 पर उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये हमें देता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा t बाय डेल्टा t। तो इसको जो यहां पर था जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हमारे जो कुछ मैथमेटिशियन गुजरे हैं पुराने वक्त में, उन्होंने कुछ इमेजिनरी नंबर्स निकाले हैं जिनको हम इंफिनिटेसिमल कहते हैं।